1 जनवरी 2024 जहां हर जगह न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हो रही हैं, न्यू ईयर की लाइट्स हैं, वहीं पे हमारे पास जापान को 7.6 मैग्नीट्यूड का जलजला हिट करता है। इस जलजले की वजह से 1.2 मीटर लेयर की सुनामी आती है। यहाँ पे मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एक दिन के अंदर 155 दफा जलजला आता है। इसके साथ साथ वहाँ के जो कम्युनिकेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जितनी हमारे पास वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और हमारे पास जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि दिस इज द बैटल अगेंस्ट टाइम, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करें, मैक्सिमम जो हमारे पास लॉस हो रहे हैं उसको बचाएं। 2 जनवरी तक उनकी जो डेथ टोल था ये हमारे पास 52 पे चला गया था। अभी ये डेथ टोल जो हमारे पास है इवैक्यूएशन ये जो जितनी भी कोशिश की जा रही है, इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास अभी जो डेथ की फिक्र है वो 100 को तकरीबन क्रॉस कर चुकी है। अनफॉर्चुनेटली 2 जनवरी 2024 जापान को एक और बड़ी बदकिस्मती का सामना करना पड़ता है। जापान एयरलाइन का प्लेन जापान कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट से जाके टकराता है। जापान एयरलाइन के प्लेन के अंदर 379 लोग मौजूद होते हैं जिनको सेफली इवैक्यूएट किया जाता है, जबकि जापान कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट के अंदर 6 क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं जिनमें से 5 की डेथ हो जाती है, जबकि उस कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट के अंदर कैप्टन बच जाता है। यहाँ पे 2 बड़े क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं कि आखिर जापान के अंदर इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामीज क्यों आती हैं, और सेकेंडली इतनी डेवलप्ड कंट्री जापान इन सब के साथ डील कैसे करता है। 7.8 मैग्नीट्यूड का जलजला आने के बाद भी इतने कम लोगों का डेथ, जो हमारे पास डेथ की रेशो थी वो इतनी कम कैसे रहती है, जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे सोचने की बात यह है कि अगर इस मैग्नीट्यूड का जलजला किसी और कंट्री में आए तो तकरीबन डेथ रेशोज 1000 से भी ज़ायद हों, लेकिन जापान के अंदर इस मैग्नीट्यूड के जलजले के बाद भी सिर्फ 100 लोगों की ही डेथ हुई है। तो चलते हैं अपने पहले सवाल के जवाब की जानिब। क्या है ऐसा क्या है कि जापान ही के अंदर ज़्यादा हमारे पास सुनामीज और अर्थक्वेक आते हैं? तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारी अर्थ के क्रस्ट के अंदर 16 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ही टकराने से हमारे पास सुनामीज और अर्थक्वेक्स आते हैं। अनफॉर्चुनेटली या ज्योग्राफिकली जापान लाई करता है हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स के 4 कॉर्नर्स पे। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो हमारे पास ज़्यादा जलजला आता है। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल के जवाब की जानिब। क्या आखिर ऐसा क्या है कि जापान इतने एफिशिएंट तरीके से इन सारे डिजास्टर के साथ डील कर सकता है? तो इसकी सबसे पहला रीज़न ये है कि अर्थक्वेक से सेफ होने के लिए उसने अपने पास अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स के स्टैंडर्ड्स रखे हैं। अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हमारे पास 3 स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। पहले स्टैंडर्ड आ जाता है ताइशिन स्टैंडर्ड। हमारे पास एक लोअर स्टैंडर्ड है। ये कहते हैं कि जो भी आपने बिल्डिंग बनानी है उसके पिलर्स की मोटाई ज़्यादा रखनी है, वाल की थिकनेस रखनी है, ताकि हम जितना पॉसिबल हो सके अर्थक्वेक के इफेक्ट को कम कर सकें। दूसरा स्टैंडर्ड हमारे पास आ जाता है साइशिन स्टैंडर्ड। यह स्टैंडर्ड आपके पास कहता है कि आपने जो भी बिल्डिंग्स बनानी है उनके अंदर आपने डैम्पर्स इंस्टॉल करने हैं, ताकि जितना भी हमारे पास अर्थक्वेक आए उसके जो इफेक्ट हो उसको रेजिस्ट किया जा सके। जहाँ जो तीसरा और सबसे मजे का स्टैंडर्ड जो बहुत एडवांस स्टैंडर्ड है एनशीन स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के अंदर यह होता है कि जो भी आप बिल्डिंग्स अपने पास बनाते हैं उन बिल्डिंग्स को आप ग्राउंड से आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करते हैं आप थ्रू द रबर एंड स्टील से आप उन बिल्डिंग्स को आइसोलेट कर पाते हैं, ताकि जितना भी हमारे पास अर्थक्वेक आए उसके मुकाबले में उस बिल्डिंग की जर्किंग ना हो, वो बिल्डिंग शेक ना करे और हमारे पास उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो सके। अर्थक्वेक से बचने के लिए ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हमारे पास बहुत अच्छी तरह एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। सुनामी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए गए हैं और सुनामी कंट्रोल डाइक्स भी बनाए गए हैं। इनको हम कोस्टल डाइक के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एवोक्यूएशन टावर्स भी हैं और एवोक्यूएशन ड्रिल्स भी लोगों को करवाई जा रही हैं, और बड़ी हद तक सी वाल्स जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं। ये भी एक मेथड उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन इन सारे मेथड्स के बावजूद जितने एफिशिएंट तरीके से जलजले से वो उसको टैकल करते हैं या उसको फेस कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इतना एफिशिएंट तरीके से वो सुनामी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जापान की सारी सिचुएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं और आप किस नज़र से इसको देखते हैं, किस लेंस से देखते हैं, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा।